मेजबानी में नरेंद्र मोदी खुद इकरार कर चुके हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में मुलव्विस था। बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने रक्त बहाया। अफगानिस्तान भी गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान पर मुसलसल बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है और बांग्लादेश के साथ साथ अफगानिस्तान और भूटान ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली, जिसके बाद नेपाल ने नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाली 19वीं सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। सार्क कवायद के मुताबिक तंजीम के 8 रुकन ममालिक में से एक भी गैर हाजिर हुआ तो सरबराह इजलास नहीं हो सकता। सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन, ईरान, जापान, कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने मुबस्सिरीन की हैसियत से शिरकत करना थी, जो अब मुलतवी हो चुकी है। अब ये इजलास नहीं होगा। सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज साहब, ये बताइएगा कि ये जो सार्क की समिट ये पोस्टपोन की गई है, इसका ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा या पूरे खित्ते को होगा? सार्क के तहत पाकिस्तान, भारत और खित्ते को इजाज़त देनी चाहिए कि वो आपस में कारोबार और तिजारत कर सकें और सार्क के प्रोसेस में दो तरफा मामले को नहीं आने देना चाहिए। बदकिस्मती से हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में ख़राबी हमेशा से सार्क के रास्ते में आड़े आई है और सार्क आगे नहीं बढ़ सका। एक बात मैं ये कहता चलूँ कि ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा क्योंकि भारत ने सार्क के 4 मुल्कों से इलाकाई तामुन का माहिदा किया है और सार्क के 3 मुल्कों से माहिदा किया है। इसमें पाकिस्तान की कमज़ोरी कम है क्योंकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ हिंदुस्तान की और अफगानिस्तान की सरहद लगती है। बाकी जो 5 मुल्क हैं उनकी सरहद हिंदुस्तान के साथ लगती है और उनका हिंदुस्तान बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जबकि हमने अफगानिस्तान को नाराज़ किया हुआ है और उसकी वजूहात हैं, और बांग्लादेश को तो हमने बिला वजह नाराज़ किया है। हम क्यों 70 के वाक़यात को उठाकर अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बांग्लादेश से ख़राब करना चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते थे कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, जो फांसियाँ दी गई हैं। लेकिन हम लगता है कि सबको नाराज़ कर। और अगर भारत की तरफ से इसी तरह कशीदगी रही तो फिर हालात किस कदर ख़राब हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि होशमंदी का मुजाहरा किया गया है, सब्र का मुजाहरा किया गया है, और अब ये जो मोदी की तरफ से नया बयानिया दिया गया है मुकाबला करने का गुर्बत के खिलाफ और माशी तरक्की के लिए, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जहाँ तक बातें ये हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान को MFN स्टेटस नहीं देंगे वगैरह वगैरह, ये मैं समझता हूँ कि जितना उबाल हिंदुस्तान में पैदा किया गया, जंगी जुनून पैदा किया गया, कुछ तो उन्होंने उनके मुँह में डालना है। लेकिन ना इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म होगा और ना हिंदुस्तान MFN स्टेटस ख़त्म करके पाकिस्तान के साथ कोई दबाव बढ़ा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ $300 मिलियन की बरामदात कर रहा है भारत को, भारत $2 अरब से ज़्यादा की कर रहा है और गैर कानूनी ज़राए से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये बहुत कमज़ोरी है कि जब ताल्लुकात बिगड़ते हैं, जो काम माजी में अच्छे हुए होते हैं उन्हें भी हम तलपट कर देते हैं। मैं समझता हूँ ये इम्तियाज आलम सर, ये भी बताइएगा कि चीन पर ज़रूरत से ज़्यादा जो हमारी डिपेंडेंस है उसमें फ़ायदेमंद साबित होगी ये बात या ज़्यादा नुकसान होगा? हाँ, ये एक बात है कि चीन हमारा बहुत दोस्त है और चीन की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपना कश्मीर के मामले को, ये पिछला तारीख से आया हुआ एक रैलिक है, तो इसे आपस में बातचीत से हल करना चाहिए। इसके अलावा चीन का हमें मशवरा नहीं है। और दूसरी बात ये कि चीन हमारी लड़ाई लड़ेगा फौजी सतह पे आकर, मैं समझता हूँ ऐसा पहली जंगों में भी नहीं हुआ, ना 65 में हुआ, ना 70 की जंग में हुआ। चीन यकीनन पाकिस्तान की सलामती पे उसे तशवीश होगी और वो हमारी मदद भी करेगा। और ये जो ब्लॉक्स बनाने की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी हम सर्द जंग के ज़माने में रहते हैं कि देखिए जी रूसी फौजें यहाँ पे तरबियत कर रही हैं, देखिए ईरान वाले भी आ गए हैं और चीन भी हमारे साथ है, एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। ये हम ब्लॉक साजी में न पड़े। पाकिस्तान को अपनी सलामती की फिक्र होनी चाहिए, ख़ासतौर पर अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिश करनी चाहिए और ये हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि ये जो प्रॉक्सी जंगें चल रही हैं, खुफिया जंगें चल रही हैं, इससे खित्ते के मुमालिक तौबा तायब हों और इसके बगैर खित्ता तरक्की नहीं करेगा। माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है
और खित्ते में अमन की कायम किए बगैर हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम साहब आपका। जियो पाकिस्तान में हम बात करते रहते हैं मौसम की, तो हमने आज बात इसलिए की है कि मौसम कितना जबरदस्त है यहाँ कराची में, तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन मौसम के साथ अगर अच्छी मौसीकी भी आपको सुनने को मिल जाए ना तो कमाल हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से आप एक तोहफा भी समझें, एक ग्रेट आर्टिस्ट को हम आज याद करें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है लेकिन बहुत ज्यादा मकबूल नहीं, निस्बतन गैर मारूफ, लेकिन कमाल मौसीकार लाल मोहम्मद खान की आज 7वीं बरसी है। लाल मोहम्मद 1933 में। हाँ, मैं बिल्कुल यही सोच रही थी कि आपने शुरू में सही कहा कि शायद ये इतने फेमस नहीं है और शायद हम इनको बाय नेम नहीं जानते, लेकिन गाने देखिए इनके, मतलब यू कुड नॉट हैव मिस, कोई ना कोई तो आपने जरूर सुना होगा। वेरी डिफरेंट स्टाइल। अरे ये जो मौसीकी है क्या ये और उस पर फिर वो इस तरह बोल लिखने, और फिर ये इसीलिए जोड़ी इतनी बड़ी जबरदस्त मकबूल हुई कि दोनों मिलकर कमाल कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, कमाल ये भी हो रहा है कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी तो अपनी जगह, लेकिन उसकी मकबूलियत बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ी है। लोग अब भी उस तरफ जा रहे हैं, तो इस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि कारकर्दगी कुछ भी हो, लेकिन सिंध में सियासतदानों और अवाम की पहली तरजीह अब भी पीपल्स पार्टी ही है। 2013 में कराची के इलाके मलीर से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली बनने वाले अब्दुल हकीम बलोच ने कुछ रोज पहले वज़ीर ममलकत के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और 24 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहा हूं और उनके पार्टी के बुनियादी रुकनियत भी से भी इस्तीफा दे रहा हूं। पाकिस्तान में अगर एक लीडर थी वफाक की तो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। अगर अब भी वफाक को बचा सकते हैं तो मैं समझता हूं वो मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही मुल्क को बचा सकते हैं, वफाक को बचा सकते हैं। उसी रोज अब्दुल हकीम बलोच ने बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करके उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। और इसके अलावा माजी में पीपल्स पार्टी के सख्त मुखालिफ समझे जाने वाले मुस्लिम लीग फंक्शनल के रुकन सिंध असेंबली इम्तियाज शेख भी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद 19 अगस्त को पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इम्तियाज शेख वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी रहे और अब इन्हें सिंध में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। मलीर से सिंध असेंबली की एक नशिस्त भी 8 सितंबर को पीपल्स पार्टी ने जीत ली। हालांकि ये सीट 12 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास थी। 2008 से 2013 तक सिंध में भी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी आम इंतखाबात में कामयाबी इसी को हासिल हुई। हालिया बल्दियाती इंतखाबात में भी कराची और हैदराबाद के अलावा सिंध के सारे बड़े अजला में पीपल्स पार्टी ही ने मैदान मारा। सांगड़ के पगारा, ठट्ठा के शराजी, थरपारकर के अरबाब और नौशहरो फिरोज के जतोई खानदानों की मुखालफत के बावजूद पीपल्स पार्टी की इंतखाबी कारकर्दगी हैरान कुन है। सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श रही है। इसके अलावा सिंध में बदइंतजामी और करप्शन की भी सैकड़ों दास्तानें हैं। इसके बावजूद अवाम वोट पीपल्स पार्टी को ही देते हैं। सियासी तज्जियाकारों के ख्याल में कराची और हैदराबाद के अलावा सिंध के दीगर इलाकों में भुट्टोइज्म आज भी अपना असर बरकरार रखे हुए है। इसमें कितना सच है बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार जामी चांडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सिंध की सियासत के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। जामी चांडी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे आज बात करके। ये क्या वजह है, हम जितना मर्जी कहते रहे जितने मर्जी हकीकत से पर्दा उठाते रहे, लोगों के सामने है जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, सब जानते हैं, आप भी इस बारे में बात करते रहते हैं, मगर लोग फिर भी पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, सियासतदान भी उधर जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए उसामा, पाकिस्तान में जो जमहूरियत का हाल है, उसकी जो मयार की सूरत हाल है, तो अब जो बड़ी जमातें हैं उनकी कारकर्दगी और उनकी हुकूमतों की कारकर्दगी का बहुत कम ताल्लुक रह गया है उनके पॉपुलर सपोर्ट से। और सिंध के तनाजुर में अगर हम जब बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 8 से जो उनकी बदतरीन रही है कारकर्दगी इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस या करप्शन और अकरबा परवरी की जो अंदाज हुक्मरानी रहा है, तो उस तनाजुर में मैं नहीं समझता कि ये जो रुझान हम देख रहे हैं बासर लोगों का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का, ये कोई कारकर्दगी की बुनियाद पे हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उसका सबब यह है कि उसकी 2-3 वजूहात बुनियादी है। सबसे पहली बात तो यह है कि बदकिस्मती की बात यह है कि जिस सूबे ने
इस मुल्क में जमहूरियत की काम किया नर्सरी का, वहां हमें कोई सियासी मुकाबला नजर नहीं आता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने कोई मुतबादिल कुव्वत उभर नहीं पाई सूबे के अंदर। उसमें जहां कॉम्प्रेस जमातों की नाकामी है, वहां जो दीगर वफाकी जमातें हैं उनके कसूर है उनका कि उन्होंने कभी भी सिंध को फोकस नहीं किया। आप देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक मुल्कगीर जमात है, लेकिन सिंध उनकी तरजीहात में नहीं आता। इसी वजह से हकीम बलोच साहब जैसे लोग उनको छोड़ के वहां दोबारा वापस जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उनका कोई सिंध के अंदर कोई मजबूत बेस नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो इख्तियारी टोला या जो हुक्मरान तबका है, जो इख्तियार की सियासत में रहने वाला तबका है, उसने ये समझ लिया है कि इस फिलवक्त जो सूरत हाल है उसमें उनके पास इससे बेहतर कोई मुतबादिल नहीं है जिसके जरिए वो इख्तियार में आ सकें। तो मैं समझता हूं कि इसका कतई ताल्लुक इस बात से नहीं कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। दूसरी बात जो आपने की कि भुट्टोइज्म, यकीनन भुट्टो साहब के लिए लोगों को दिलों में एहतराम है, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनकी शहादत मुल्क भर के लिए, सबके लिए एक आज तक बड़ा एक जज्बाती मामला है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो मैंडेट या वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहा है वो लोगों की मोहब्बत का वोट नहीं है, वो उनकी मजबूरी का वोट है कि तो सामने कुछ कुव्वतें नजर नहीं आती उनको कि कुछ जी हुआ जी। लेकिन आप अभी इसको क्लैरिफाई और आखिरी बात ये, फंक्शनल लीग के इम्तियाज शेख जो हैं, नून लीग के अब्दुल हकीम जो हैं, ये सारे लोग बड़े नाम हैं। इन्होंने अगर छोड़ के ये गए हैं किसी और पार्टी में, पीपल्स पार्टी में, सिर्फ सियासी मफादात के लिए या कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए हुमा, ये दो जो आपने नाम लिए, हकीम बलोच साहब तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने आदमी थे, उनके इख्तिलाफात हुए पार्टी के साथ, फिर वो छोड़ के चले गए। और चूंकि मैंने पहले बात की कि PMLN का सिंध की सियासत में कोई स्टेक नजर नहीं आता या उनका कोई मौसर किरदार नजर नहीं आता, तो जाहिर है कि इस किस्म के लोग फ्रस्ट्रेट होते वापस चले जाते हैं। तो हकीम बलोच साहब की वापसी तो एक नतीजा है उस फ्रस्ट्रेशन का, जो इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध की सियासत में अपना वो बुनियादी हिस्सा नहीं रखती। जो बात आपने की मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा इम्तियाज शेख साहब की, तो आप देखेंगे इम्तियाज शेख साहब का अगर सियासी प्रोफाइल देखें आप पिछली 3-2 दहाइयों का, तो वो मुसलसल जमातें तब्दील करते रहे हैं और उनके कोई नजरियात या उनकी कोई नजरियाती वाबस्तगी कभी नहीं रही है। एक जामिल साहब तीसरा नुक्ता भी आप उठा रहे थे, उस बारे में भी बात कर लें। तीसरी बात आप क्या कहने वाले थे पहले सवाल के जवाब में? मैं ये कह रहा, तीसरी नुक्ता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कल्चर तब्दील किया है और वो एक बहुत ही एक जमहूरियत के लिए और सिंध की सियासत के लिए एक बड़ा मनफी रुझान है। और वो ये है कि उम्मीदवारों को नजरियात की बुनियाद पर लेना, मंशूर की बुनियाद पर लेना या उनकी माजी की जो रेपुटेशन की बुनियाद पर लेने की बजाय अब सिंध की सियासत में खानदानी सियासत का जो उभार नजर आता है। मैं समझता हूं कि जमहूरियत के अंदर कभी भी खानदानी सियासत नहीं चलती, लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहसीलों की हद तक, जिलों की हद तक और तमाम इलाकों में जो खानदानों के अंदर बंदरबांट की हुई है इक़्तिदारी सियासत की, आप देखें कि उन्होंने एक तरह से पॉलिटिकल मैपिंग की हुई है कि हर जिले के अंदर कौन से खानदान मैटर करते हैं। बहुत शुक्रिया, खानदानों को बहुत शुक्रिया जामी चांदी साहब के अंदर जिस तरह आप कह रहे हैं वजूहात है। जी आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से बताई, मैं माफी चाहता हूं हमारे पास टाइम की कमी होती है। जामी चांदी साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से तीनों पॉइंट्स बता दिए हैं। अब बहरहाल लोगों पर है, लोग किसको वोट दे रहे हैं। अगरचे आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की बड़ी जमात थी, चारों सूबों में उसकी नुमाइंदगी थी, तो पिछले इलेक्शन में सिंध तक ज्यादा रहेगी। अब अगले इलेक्शन में क्या होगा ये आप लोगों के वोट पर इसका इन्हिसार है। हम ब्रेक लेने वाले हैं। बिल्कुल, वरना उन्हीं से बातें कर लेते हैं। अब हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मिलते हैं। मुस्लिम लीग नून के बारे में आप सुनते हैं कि लोड शेडिंग हम खत्म करेंगे 2018 तक, हर सूरत में खत्म करेंगे। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नाम हमेशा आता है नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का। एक बहुत बड़ा ये स्कैंडल बनता चला जा रहा है और इसमें क्या कुछ हो रहा है जरा आप सुन लें और आप हैरान होंगे। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी हुकूमत पर सख्त तनकीद करने वाली मुस्लिम लीग नून इस मंसूबे को मिसाल बनाना चाहती थी, मगर ऐसा
ना हो सका। उल्टा ये मंसूबा हुकूमत और आवाम दोनों के लिए वबाल बन रहा है। अब हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाने अदालत जाएगी। इससे मुजव्वज़ा 425 मेगावाट की बजाय सिर्फ 250 मेगावाट बिजली ही पैदा हो पा रही है, जो इतनी महंगी है कि नेपरा इसके टैरिफ की मंजूरी की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इस पर हुकूमत ने नेपरा टैरिफ के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है और नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को भी जरूरी हिदायत कर दी गई हैं। हुकूमत का कहना है कि 11 रुपए 63 पैसे फी यूनिट पर बिजली की पैदावार मुमकिन ही नहीं, लिहाजा इसमें 34% इजाफा करके कीमत 15 रुपए 63 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की जाए। ऐसे में वज़ीर आज़म की बिजली सस्ती करने के वादे कैसे पूरे होंगे? 3 सालों में इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में बिजली की किल्लत को खत्म कर देंगे। सिर्फ बिजली की किल्लत खत्म नहीं करेंगे, बिजली को इंशाअल्लाह सस्ता भी करेंगे। सिर्फ लोड शेडिंग या पाकिस्तान से बिजली की किल्लत का खात्मा हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद सस्ती बिजली फराहम करना भी है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से 2018 तक अपनी बिजली की कमी को भी पूरा कर लेगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह सस्ती बिजली भी बनाएगा, लोड शेडिंग को खत्म करेंगे, बल्कि हम महंगी बिजली को सस्ता करेंगे बिजली को। जनवरी 2008 में शुरू होने वाले इस मंसूबे को अप्रैल 2011 में मुकम्मल होना था, मगर 2012 तक वजारत कानून ने इस हवाले से वजारत खजाना की समरी पर कानूनी राय ही नहीं दी और $85 मिलियन यानी 8 करोड़ 50 लाख डॉलर की मशीनरी कराची बंदरगाह पर पड़ी रही। सितंबर 2012 में चीनी कंपनी डोंगफैंग ने न सिर्फ मुआहिदा मनसूख किया बल्कि $40 मिलियन 4 करोड़ डॉलर हर्जाना भी तलब किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने के बाद दोबारा मुज़ाकरात हुए और 31 मई 2014 को इसका इफ्तिताह करते वक्त वज़ीर आज़म बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस इफ्तिताह के 5 दिन बाद ही खबर आ गई थी कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट ठप हो गया है। इस मंसूबे के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी तब्दील किया गया, लेकिन नतीजा वही का वही रहा। मंसूबा 23 अरब रुपए से पूरा होना था, जिस पर अब तक 57 अरब रुपए से जायद लग चुके हैं और अभी भी इस मंसूबे का कुछ पता नहीं कि क्या होगा। इतना मुझे अफसोस होता है जब हम इसके किस्म के आपको बातें बताते हैं, वो भी सुबह सुबह। लेकिन अभी भी बताऊंगी कोई कमी नहीं है, कल यकीनन एक नई ऐसी खबर आ जाएगी। क्यों ये इस किस्म के प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जो कि दिनों में, ये भी नहीं कि फेस सेविंग के लिए कुछ महीने चल जाए, कुछ साल चल जाए, दिनों में ठप होते हैं। होगा क्या कि आप बड़ा आसान है कि ये हुकूमत पिछली हुकूमत पर कह देगी कि जिन्होंने गलत किया वो किसी पर कह देंगे ये हुआ, तो आपने सोचा नहीं। अरबों हुकूमत किस लिए होती है? आप सोचें कि ये फीजेबल है, यानी ये मनसूबा चल भी सकेगा, नहीं चल सकेगा, बस वो अच्छा जी कुछ करना है नहीं, खाना पूरी फिल इन द ब्लैंक ना, खाना पूरी करनी है तो चलें जी, बिजली नहीं है, ये पावर प्रोजेक्ट आप लगा दें, चलना इसने भी नहीं है, लेकिन आगे चलो एटलीस्ट नाम का हो जाएगा कि हमने लगाया था। चलिए थोड़ा रिलैक्स होते हैं, कोई अच्छी बातें भी करें अब दोबारा से। ओह बहुत गुस्सा चढ़ता है ऐसी चीजों पे, सॉरी, लेकिन मेरा ख्याल है लाइटन कर लेते हैं चीजें। और जो हम बातें करें ना सियासत के बारे में, इसी से जोड़ देते हैं सियासत से भी, और जिस मौजू पर हमने जाना है कि नरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ना थे। ये शेर बड़ा मकबूल है और आज ये यूं याद आ रहा है कि आज उर्दू के मुमताज शायर मोहसिन भोपाली का 84वां जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है और बड़ा ये गहरा शेर है और वाकई अगर चाहें तो हम किसी चीज के साथ भी जोड़ सकते हैं, खासतौर पे आजकल जो हमारी सियासत है। लेकिन मोहसिन भोपाली के बारे में आपको कुछ बताते हैं कि मोहसिन भोपाली आज ही के रोज 1932 में भोपाल में वो पैदा हुए थे और भोपाल के भी नजदीक एक कस्बा है सुहागपुर, वहाँ ये पैदा हुए थे और उसके बाद वो क़याम पाकिस्तान के बाद लाड़काना आबाद हो गए। NED से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स भी किया और कुछ सुन ले उन्हें। चलिए। फैसले किए नहीं होते, खूब है, खूब तर है, खूब तरीन, खूब है, खूब तर है, खूब तरीन, खूब है, खूब तर है, खूब तरीन, इस तरह फैसले नहीं होते। कितने बड़े लोग होते हैं ये। इनको कैंसर हो गया था गले का और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो गले पर हाथ रख रहे थे और फिर वो बात कर सकते थे और फिर भी उनकी आवाज़ कुछ सही नहीं आ पाती थी, मगर आप देखें कि काम नहीं छोड़ा, अपने फन जो है उसको उन्होंने जारी रखा और फिर भी खड़े होकर अपने शेर लोगों को सुना रहे हैं। कितने बड़े लोग ये होते हैं। 17 जनवरी 2007 को मोहसिन भोपाली इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका नाम, उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। बल्कि उनकी एक बहुत ही मकबूल गजल है, वो भी आपको सुनाते हैं। राहत में क्या दुनियादारी,
इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो उनकी अपनी मजबूरी। मैंने दिल की बात रखी और तूने दुनिया वालों की, मेरी अर्ज भी मजबूरी थी, उनका हुक्म भी मजबूरी। सी मजबूरी चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो, लोगों का क्या समझाने दो उनकी अपनी मजबूरी। इस कदर खूबसूरत कलाम है। और अब आपने जो उनकी आवाज़ सुनी थी जब ये गीत से पहले या जब गज़ल गाई जा रही से पहले, तो वो उनकी कैंसर से पहले की आवाज़ थी। किस कदर जज्बात के साथ वो अपनी गज़ल सुना रहे थे। खूबसूरत। और दिल की बात हो रही थी, चाहत की, मोहब्बत की बात हो रही थी। तो आज के दिन की भी बड़ी आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और आज है वर्ल्ड हार्ट डे, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगी कि आपको तो पता है, ये तो सब कहते हैं कि दिल होना चाहिए जवान, पर ख्याल भी रखना चाहिए दिल का बहुत अच्छी तरह। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके साथ, किस तरह ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर भी हमारे साथ होंगे अभी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखें। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1,73,00,000 अफराद दिल की बीमारियों के बायस इंतकाल कर जाते हैं। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 3.5 लाख अफराद अमराज़े कल्ब में मुब्तला हो रहे हैं और लगभग 50,000 बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के मरीज होते हैं। मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, नाकिस ग़िज़ा, शुगर और सिगरेट नोशी अमराज़े कल्ब की बड़ी वजूहात हैं। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी और वर्जिश ना करना भी दिल की बीमारियों का बाइस बनता है। 55 साल से जायद उम्र की खवातीन और 45 साल से जायद उम्र के अफराद दिल की बीमारियों के खतरात की जद में रहते हैं, खास तौर पर वो अफराद जो सिगरेट नोशी करते हैं और वर्जिश से दूर भागते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि अगर अमराज़े कल्ब की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज ना किए गए तो 2030 तक दुनिया भर में दिल की बीमारियों से मरने वालों की सालाना तादाद 2,36,00,000 तक पहुंच सकती है। कुछ अलार्मिंग स्टैट्स हम देख रहे हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बशीर हनीफ ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग टू जियो पाकिस्तान। बहुत ही अलार्मिंग कुछ स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं, इजाफा होता जा रहा है दिल के अमराज में। पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ये भी बताइए। जी देखिए, मैं सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि जी वर्ल्ड हार्ट डे की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मनाया जा रहा है। रीज़न ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में स्टैगरिंग हद तक जो है ना हार्ट डिजीज बढ़ती जा रही है। तो लोगों की आगाही के लिए और प्रिवेंशन के लिए हर साल 29 सितंबर को ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और मकसद इसका यह है कि वही लोगों में आगाही पैदा की जाए और किस तरह इस दिल की बीमारियों से बचा जा सके। अब पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 जो मौत की वजह है वो दिल की बीमारियाँ हैं, ठीक है ना। और पहले ये समझा जाता था कि ये अमीर लोगों की, एफ्लुएंट पीपल की, डेवलप्ड कंट्रीज की बीमारी है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो दिल की बीमारियों का वो बर्डन है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है। पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन ऑलमोस्ट 17 मिलियन डेथ्स जो है वो हार्ट दिल की बीमारी की वजह से होती है, ठीक है। 1,70,00,000। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी ऑल्दो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रियल एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, बट देयर आर सर्टेन स्टडीज और एस्टिमेट्स हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के क्या एस्टिमेट्स हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ जो है या मौत की वजह जो है वो दिल की बीमारियां हैं। हर 1 घंटे में तकरीबन 12 मौत जो है वो हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। तो सर ये अलार्मिंग किस्म की बात है, लेकिन रीजंस भी बताएं, बढ़ क्यों रहा है? इट्स वेरी अलार्मिंग एंड द वर्स्ट थिंग जो हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में है वो ये है कि सबसे ज्यादा हम यंग लोगों में ये दिल की बीमारी देख रहे हैं। देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको 50-60 के बाद दिल की बीमारियों का पता चलता है या हार्ट अटैक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लिटरली 20s और 30s में जो है ना वो हार्ट अटैक्स और दिल की बीमारियां पैदा हो रही हैं। कल ही हमने एक पेशेंट यंग 27 ईयर ओल्ड विद हार्ट अटैक 27 एंड द यंगेस्ट वन 3 दोस्तों को है 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक। यंगेस्ट वन वी हैव डन इज 21 ईयर्स ओल्ड और वन ऑफ द मेजर रीजन इनमें जो है वो स्मोकिंग है। मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं
और मैं जो आज के प्रोग्राम को जो मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि दिल की बीमारियाँ कम्प्लीटली इनसे प्रिवेंटेबल हैं और बचा जा सकता है। ऑलमोस्ट 80% दिल की मौत से या बीमारियों से बच सकते हैं अगर आप 4 रिस्क फैक्टर कंट्रोल कर लें। ठीक है। स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, बेटर डाइट, और जो बाकी दूसरे आपके रिस्क फैक्टर जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, इनको अगर कंट्रोल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम कैन बी इजीली प्रिवेंटेड। ये तो बड़ी डुएबल चीजें हैं, मतलब आप स्मोकिंग अपनी खत्म करें, डाइट अपनी ठीक करें, एक्सरसाइज करें, तो बहुत इजी चीज, बहुत डुएबल चीजें हैं। ठीक है ना। इस वक्त पाकिस्तान में जो एक स्टडी की गई थी उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 45 to 50% आफ्टर द एज ऑफ 40 जिनको कि हार्ट का प्रॉब्लम है। और सबसे जो एक बहुत बड़ा अलमिया है जिस पे हम तवज्जो नहीं देते वो बच्चों का मसला है। बच्चों में पूरी दुनिया में इस वक्त हर 10 में से एक बच्चा जो है ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार है, जबकि पाकिस्तान में ये ऑलमोस्ट हर चौथा या पांचवा बच्चा जो है वो या तो ओबीज या ओवरवेट है और या फिर यह है कि ओवरवेट की रेंज में आने वाला है। और ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में जो है वो मैदान खत्म हो गए हैं, घरों में स्कूल बन गए हैं, खेल रहा नहीं है, इंटरनेट और ये कंप्यूटर और मोबाइल फोन और ये सारा सिलसिला चल पड़ा है। अगर ओबेसिटी भी है तो इसमें भी डाइट फैक्टर आ जाता है। डेफिनेटली डाइट फैक्टर है और फिजिकल इनएक्टिविटी है। कंट्रोल करें, बच्चों में, औरतें, सब लोगों को इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रिस्क फैक्टर्स आप कंट्रोल कर लें तो सिग्निफिकेंटली हार्ट बर्डन को जो है हम कम कर सकते हैं। या मर्दों में ज्यादा है? डेफिनेटली मर्दों में ज्यादा है, बट औरतों में पहले तो समझा जाता था कि दिल की बीमारी औरतों में होती ही नहीं है, लेकिन अब जो है औरतों में भी काफी सिग्निफिकेंटली ये होने लगा है। और लिटरली निशानी होती है कि खुदा न खास्ता आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लड प्रेशर या कुछ, तो आप एहतियात देखिए। एक तो जैसे मैंने बताया ना रिस्क फैक्टर की बात की कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, अपना शुगर चेक करवाएं, ये तो बेसिक नंबर्स आपको पता होना चाहिए। आपको अपना वेट पता होना चाहिए, उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स एक चीज होती है, इसमें हाइट और वेट को देखते हैं, वो कंट्रोल करना जरूरी है। नोट करते रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और हम सबको आपकी तरह स्मार्ट होना चाहिए ताकि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकें। थैंक यू वेरी मच। और आज का हमारा इस बात को करने का मकसद ही ये था कि आप लोग और हम सब मिलकर एहतियात करें, बीमारियों से बचें, ये बहुत जरूरी है। डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, स्टॉप स्मोकिंग नाउ। टेक अ ब्रेक, हम इसके बाद मिलते हैं। ब्रेक में जो प्रैक्टिस हो रही थी वो किसी दिन आप फेसबुक पर देख सकेंगे कि हम बड़े एक एस्पायरिंग शादी यानी वेडिंग सिंगर है, नॉट जस्ट एनी सिंगर, वेडिंग सिंगर है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आपको कम होता जा रहा है ना। हाँ, दैट इज ट्रू। अच्छा, टेक्नोलॉजी से ये याद आया कि आपको जो मैंने बात बतानी है वो ये है कि इट्स अबाउट ब्लैकबेरी। और मैंने सबसे पहले जिंदगी में जो किसी चीज की एंडोर्समेंट की थी वो ब्लैकबेरी की थी। और आज की खबर ये है कि ब्लैकबेरी जो है वो अब ऑब्सोलीट हो गया। तो आई होप मेरा ये हाल ना हो। आपको खबर बताती हूँ मैं कि जी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि दोनों दिनों में और हफ्तों में बहुत कुछ बदल जाता है। जिस तरह कि हमें पता है हम रोज फोन चेंज करते हैं और इस जंग में कुछ साल पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी और मोतबर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अब हथियार डाल चुकी है। देयर यू गो, आई जस्ट टोल्ड यू, ब्लैकबेरी की बात हो रही है। और जो कभी एक स्मार्टफोन बनाने में सबसे आगे थी ये कंपनी, और अमेरिकी सदर से लेकर किसी भी कंपनी के बड़ों यानी सीईओज के पास ये फोन जरूर नजर आता था। लेकिन 5 साल पहले दीगर स्मार्टफोन्स की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और सस्ती सर्विसेज सामने आने के बाद ब्लैकबेरी की मकबूलियत जो है वो घटती गई। और अब खबर ये है कि ब्लैकबेरी का अब कोई नया मॉडल कंपनी खुद नहीं बनाएगी। तो दिस इज द स्टोरी। टेक्नोलॉजी के लिए दीगर कंपनियों को काम जरूर दिया जाएगा, लेकिन अब ये चांस कम है कि कोई नया ब्लैकबेरी मॉडल मार्केट में आए। तो फिर लिहाजा मुझे दोबारा वो आ रहे थे दिन की जब मैंने ब्लैकबेरी की एंडोर्समेंट की थी और अब वो फोन ही नहीं है। तो कुछ उदास सी आप हो रही हैं कि एक चीज खत्म हो रही है। आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग जो अब है ही नहीं। आईफोन इट इज। और ये उस वक्त जब नया आया था मीडिया में तो तब बड़ी जबरदस्त चीज थी ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी क्यों है, इसका नाम ब्लूबेरी क्यों नहीं है? मतलब ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, हाँ वैसे वाकई यू हैव अ पॉइंट। और एक वो दौर था और चंद ही सालों में, हाँ कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन वी हैव सो मच बेटर फोन्स नाउ विद बेटर टेक्नोलॉजी। पता नहीं कुछ अर्से बाद तो लोग भूल ही जाएंगे कि ब्लैकबेरी भी चीज होती थी। लेकिन हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ये बात कौन भूल सकता है? मुखड़े पे सेरा डाले आ जाओ आने वाले चांद सी। इतना अच्छा हमारा टेम्पो। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। इस वक्त देखें इस घंटे की टॉप स्टोरीज।
फन को सरहदों में कैद करने के लिए इंतहा पसंद सरगर्म, पाकिस्तानी फनकारों को भारत छोड़ने की धमकियां, आतिफ असलम का कॉन्सर्ट भी मंसूख, नुकसान किसका हो रहा है? वज़ीर आज़म हाउस में 700 से जायद का स्टाफ मौजूद है। ओबामा और मोदी के दफातर में काम करने वालों से ज्यादा लोग रखने की जरूरत क्या है? गरीब आवाम की जेब पर इस भारी बोझ का जवाब भी देना होगा। अगर आप में टैलेंट है, बस आप वो देखें, कोई खास नहीं, बस पीछे भी कुछ नहीं। लेकिन ऐसा ही टैलेंट जो कि बड़ा डूबियस वर्ड है, मुझे नहीं पता ये टैलेंट है कि नहीं है, ये ही क्यों मशहूर हो जाता है सोशल मीडिया पे? मतलब जितनी अजीबो गरीब चीज करो वो सबसे पहले मशहूर होगी। देखिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मौसीकी, जबरदस्त आवाज, सब कुछ, वो तो आपको बकायदा एल्बम की शक्ल में मिल जाता है ना। तो फिर जब आप नेट पर जा रहे होते हैं तो अजीबो गरीब चीजें जब आप देखते हैं तो फिर यानी नेट पर नट केस नेट पर नट। ओह इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। खर्चे की बात हो रही है तो हम कुछ लोग किस तरह अपने खजाने भरते हैं उस पर आ जाते हैं। सरकारी खजाने में करप्शन की रकम कौन कौन से सरकारी एहलकार जमा करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़श्ता रोज अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चोर पकड़ा जाए तो चोरी बरामद करें, चोर का शुक्रिया अदा करें कि वो जाकर फिर चोरियां करे। नैब के इस कानून को तौसीह दे दें ताकि मुल्क की सारी जेलें खाली हो जाएं। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने पूछा कि क्या यह दुरुस्त है करप्शन करने वाला अफसर रकम की वापसी के बाद ओहदे पर वापस चला जाता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना वकार ने बताया कि अटॉर्नी जनरल पाक भारत पानी के मसले पर वाशिंगटन में है। नैब ऑर्डिनेंस पर पार्लियामानी कमेटी नजरसानी कर रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब किसी मामले को हल ना करना हो तो कमेटी बना दी जाती है। कौमी एहतसाब ब्यूरो में गैर कानूनी भर्तियों पर नोटिस 17 अगस्त को, जबकि प्ली बार्गेन पर आज खुद नोटिस 8 सितंबर को लिया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक गुमनाम खत में बताया गया था कि नैब में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियां की गई हैं और ग्रेड 21 और 20 के कुल 32 सीनियर अफसरान में 16 डेप्यूटेशन पर काम कर रहे हैं। कुछ को करप्शन के कई इल्जामात के बावजूद ना बरतरफ किया गया और ना इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रजाकाराना तौर पर वापसी की मद में अब तक 2 खरब 63 अरब रुपए की वसूली की है। 2009 में भी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने नैब के हवाले से आज खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद इदारे के चेयरमैन समेत आला ओहदेदारों को घर जाना पड़ा था। साबिक चेयरमैन नैब एडमिरल रिटायर्ड फसीह बुखारी भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में रोजाना करप्शन और वसाइल जाया होने की वजह से 10 से 12 अरब रुपए का नुकसान होता है रोजाना। अंदाजा लगाएं आप। और जियो न्यूज के नुमाइंदा खसूसी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कयूम सिद्दीकी हमारे साथ है। कयूम, क्या कार्रवाई रही है अदालत में और हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं अब? देखिए हुआ हुकूमत के पास ऑप्शन तो यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए वो तमाम आदाद शुमार अदालत के अंदर पेश करे, क्योंकि इसमें जो वॉलंटरी रिटर्न के हवाले से जो नैब का सेक्शन 25A है उस केस की समाअत हुई थी, जिसमें आप इंक्वायरी की सतह पर सरकारी या पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अगर वॉलंटरी रिटर्न कर देता है, करप्शन का माल जो है वो वापस कर देता है, तो वो वापस अपने ओहदे के ऊपर वहाँ पर जा करके और बाकी चीज़ें जो हैं वो करता रहता है। और ऐसे भी है कि जो करप्शन की रकम है उसकी किस्तें कराई जाती हैं और वो सरकारी ओहदे के ऊपर रह करके वो किस्तें जो है करप्शन की रकम की वो अदा करता रहता। तो ये कानून जो है इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया, क्योंकि अदालत का कहना यह है कि प्राइमा फेशियाई ये आइन से मुतसादम कानून है, आइन के अंदर आइन से ये तसादम करता है, ये आइन के खिलाफ है। अटॉर्नी जनरल भी इस मरतबा फिर अदालत के अंदर पेश नहीं थे, अदालत बरहम हुई उसके ऊपर और जो है वो अब अदालत ने ये कहा कि ये आखिरी वार्निंग है इसमें, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको समझा सकूं। अब ये समझाएं कि ये जो कानून क्या नैब खुद से इसको मुअत्तल कर सकती, खत्म कर सकती है कि बाकायदा किसी कार्रवाई या किसी शख्स को मुल्जिम करार देने से पहले अगर वो आ जाता है और वो पैसे दे देता है तो मामला खत्म हो जाए, ये खुद से नैब इसको खत्म कर सकती है? नैब खुद से इसको ख़त्म नहीं कर सकती, इसको ख़त्म या तो अदालत कर सकती है या फिर पार्लियामेंट कर सकती है, इसको कानून को तरमीम करके या इस कानून को रिपील करके। लेकिन जब तक ये कानून मौजूद है इस कानून का इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन असल चीज़ ये है जो नैब की रिपोर्ट के साथ सामने आई, असल वो आदाद शुमार हैं जो कि नैब की तरफ से जमा करवाए गए सुप्रीम कोर्ट में। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो नैब ने रिपोर्ट दाखिल की है
कि कितने 100 सरकारी अफसरान जो है वो करप्शन करने के बाद वापस अपने ओहदों के ऊपर जाकर के काम कर रहे थे। जी। वो 2002 के बाद से जब ये कानून बना उसमें ये 1500 के करीब सरकारी अफसरान हैं। 1500 और इनसे जो वॉलंटरी रिटर्न जो कि रजा कराना रकम वापस की इन लोगों ने, वो 2021 मिलियन यानी कि तकरीबन 2 अरब 21 करोड़ रुपए की रकम जो है वो इन लोगों से वापस ली गई है। अब इसमें एक और दिलचस्प अमर ये है कि जो 1500 के अंदर से कम से कम 900 से जायद अफसरान जो हैं वो सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो वापस गए और अपने ओहदों पर कायम रहे। अब यहाँ पर मसला ये है कि नैब इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेता। नैब का ये कहना है कि इस कानून के तहत वो मामलात जो हैं वो सूबाई और वफाकी हुकूमत को भिजवा देते हैं कि जी फलां अफसर ने ये करप्शन की, उससे हमने ये रकम वापस ली, ये रकम हम आपको वापस कर रहे हैं। उसके बाद उन सूबों और वफाक की ये जिम्मेदारी है कि वो END एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हैरत की बात यह है कि बहुत कम लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है। और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि हमें उन अफसरान की फहरिस्त बताई जाए, उनसे कितनी रकम वापस ली गई थी, वो कितने अरसे तक काम करते रहे हैं। और हालत तो ये है कि प्ली बार्गेन जो कि कन्विक्शन है, प्ली बार्गेन के बावजूद भी कई सरकारी अफसरान जो हैं वो अपने ओहदों के ऊपर बराजमान हैं और वो वैसे ही काम कर रहे हैं। उसामा, यहाँ पे एक और दिलचस्प फिगर भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने जब हुकूमत से कहा कि ऐसे ऑफिसर्स की हमें लिस्ट दें कि जो ग्रेड 17 से ऊपर जो लोग हैं और उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, तो मजे की बात यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक ग्रेड 17 के सिर्फ एक ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या यकीन नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हकीम सिद्दीकी साहब। हैरान कौन है जो बातें आप बता रहे हैं, उन्हें पता नहीं हुकूमतें फिर एक्शन क्यों नहीं लेती हैं, फिर तो करप्शन होगी कि एक अच्छा, ये सारी बात ये कर रहे थे, टाइम हमारे पास नहीं था कि उनसे मजीद बात की जाए, लेकिन रेप्यूटेशन का कोई किसी को एहसास नहीं होता कि मतलब आप पैसे वापस भी दे दें और वापस जाके उसी ओहदे पे बैठे लोगों को पता भी है कि आपने क्या किया है। उसके बाद आप रिटायर हो रहे हैं, आप रिटायर होके और आपको उसके पर्क्स मिल रहे हैं, मतलब आप आराम से आपने करप्शन की, पकड़े गए, पैसे दिए, काम करते रहे, पर्क्स आपको मिले, लाइफ गोज ऑन। ये क्या तरीका हुआ? आपने अगर करप्शन करते हैं, पकड़े भी जाए क्या होगा, तो इसमें से कुछ पैसे वापस करेंगे, दोबारा वापस मतलब थोड़े से बेइज्जती प्रूफ आप हो जाए एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ ये सब कुछ सुनकर। अच्छा, अब अफसोस हमने कर लिया है, हुकूमत सुन रही है और हुकूमत ने कुछ करना है। अब अदालत में जाके जवाब भी दे, क्योंकि ये आखिरी मौका है। अब अदालत जो है इस मामले का नोटिस ले चुकी है और बहुत सख्ती से इस पर देख रही है, नजर और जो अदालत से नहीं डरते उन्होंने खुदा को तो जवाब देना होगा। सॉरी, मुझसे रुका नहीं जा रहा। उफ, चले अब हम आज सालगिरह, आपने खुद ही कहा था जवाद अहमद साहब को हमने विश करनी थी। हाँ, चले ठीक है, ओके, गुड डे। आज सालगिरह है तो हम वी कैन ऑल्सो मूव ऑन। और किसकी सालगिरह है उसामा ने पहले ही बता दिया मेरा ख्याल है, और मैंने भी बता दिया था। पॉप सिंगर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, जवाद अहमद हैं, उनकी सालगिरह है। एंड यू विल नॉट बिलीव कि उनकी कौन सी सालगिरह है। खासतौर पे तस्वीर देखे तो आप बिल्कुल ही गेस कर सकते, क्योंकि उनका एक इमेज है हमारे दिमाग में। हम नहीं सोच सकते क्योंकि ये माशाल्लाह ये उम्र हो जाएगी 46th बर्थडे उनकी। He does not look 46। जवाद, you do not look 46। हाँ, तो ये तो एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल में बुरा नहीं बनाएंगे, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 46 साल में भी आप कोई बस 30 साल के लग रहे हैं। वेरी गुड। और जवाद अहमद 29 सितंबर 1970 को लाहौर में पैदा हुए और पॉप सिंगिंग का एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में। और क्या क्या जबरदस्त उनके गाने, जरा सुने। मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। अच्छा, बिलीव इट और नॉट, इन्होंने जवाद अहमद ने UET लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। तो काफी माशाल्लाह ये पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन मौसीकी का बहुत शौक था और इस शौक ने एक इंजीनियर को गुलकार और मौसीकार बना दिया। जानी आग गई, देखो मैं कुड़िया च हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। बाल
बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महका, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवार, गोरी करत सिंगार। शायरी है जिस पर ये गाना है, आपने ये भी देखा। और यही नहीं, इनकी एल्बम्स तो बहुत हिट हुई, लेकिन फिल्मों के लिए भी इन्होंने गाने बनाए हैं और वो भी बहुत हिट हुई है। शान की फिल्म मूसा के लिए इन्होंने गाना बनाया। एक तो आप सुन भी रहे हैं जो ये चल रहा है, ये राहत फतेह अली की आवाज में है। ये 2 बॉलीवुड की फिल्मों में गाना चला है। और हैप्पी शर्मा की दुल्हनिया, अगर आप लोगों ने रिसेंट लिए हो, उसमें रिप्रोड्यूस हुआ है ये गाना। और विरसा में ये ओरिजिनल गाना जो था जवाद अहमद का, वही चला है, राहत फतेह की आवाज है। और विरसा फिल्म अगर आपको याद हो, ये कोलैबोरेशन थी पाकिस्तान और इंडिया की। और महरीन राहील इसमें पाकिस्तान की तरफ से, मेरा ख्याल है उनका डेब्यू था। इट वाज हर फर्स्ट फिल्म। जब कोलैबोरेशन होती है तो अच्छा लगता है, लोग करीब आते हैं, आपस में ताल्लुकात बेहतर होते हैं, फनकार जब एक दूसरे के मुल्क आते जाते हैं। लेकिन भारत की तरफ से फिर वहाँ इंतहा पसंद ऐसी सी बातें कर देते हैं कि उसके बाद जहर उगल रहे होते हैं वहाँ पर, और उसके बाद इतना दुख होता है, परेशानी होती है कि क्या हो रहा है इंडिया में। देखिए ये ही तो सवाल है जो करना है कि क्या आर्टिस्ट भी ये फील करते हैं आपस में जो एक्चुअली काम कर रहे हो एक दूसरे के मुल्क जाके। दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टुडे। हाँ, ये थोड़ा आगे चल के हम इस पर बात करेंगे। जवाद अहमद की क्या क्या बात कहें, एक जबरदस्त सिंगर हैं और उन्होंने मिली नगमे भी ऐसे गाए और ऐसे बनाए हैं कि बड़े मशहूर हुए। और क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने एक गाना बनाया था जिसमें तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, तो ये भी बड़ा एक, ये तो तराना नेशनल एंथम समझो। चलते हैं, उमर फरवा हमारे साथ हैं और हमें बताएंगी कि पीटीआई की क्या तैयारियां हैं। और तहरीक इंसाफ के लाहौर में रायविंड रोड पर अड्डा प्लॉट के मकाम पर जलसे में 1 रोज बाकी रह गया, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, बहुत सी तैयारियां हो रही हैं। उमर फरवा बताएं आपकी क्या क्या चल रहा है वहाँ? जी, मैं इस वक्त जाती उमरा की तरफ जाने वाली जो रोड है वहाँ पर मौजूद हूँ और इसके दोनों तरफ जो है कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, कंटेनर्स खड़े किए गए हैं और इनकी तादाद अगर इनको काउंट किया जाए तो तकरीबन 28 से 30 के करीब कंटेनर जो है दोनों तरफ खड़े किए गए हैं। सड़क जो है वैसे मामूल के मुताबिक चल रही है लेकिन उसकी साइडों पे जो है इनको कंटेनर को खड़ा किया गया है और कंटेनर खड़ा करने का मकसद जो है चूँकि कलाटा प्लाट पे जो है तरीके इंसाफ की जानिब से जलसा किया जा रहा है और जलसा गाह के लिए हवाले से सिक्योरिटी के लिए जो है यहाँ पर कंटेनर जो है कल इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इसलिए कबल एक दिन पहले जो है यहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक है लेकिन स्लो चल रही है, आने जाने वाले लोग जो है वो बहुत एहतियात से चल रहे हैं क्योंकि सड़क जो है कंटेनर्स के लगाए जाने की वजह से तंग हो गई है और यहाँ के शहरी जो है वो खासे इस हवाले से परेशान है कि उन्हें चूँकि जहाँ पर अड्डा प्लॉट वाली जगह है वहाँ पर चूँकि पंडाल सजाया जाना शुरू हो गया है, इसकी वजह से लोगों के आमदोरफ्त में और लोगों की ट्रैफिक के हवाले से जो परेशानी जो है वो आज से ही बढ़ना शुरू हो गई है। लोग जो है अच्छे खासे परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमर फरवा आपका। अब ये मसाइल भी साथ खड़े हो जाते हैं, अब क्या करें जब इस तरह कंटेनर आएंगे, जलसा वगैरह होता है तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है, ट्रैफिक के मसाइल। हाँ, लेकिन आई मस्ट से कुछ लोग ऐसे जलसों में बड़ा एंजॉय भी करते हैं, तो आई एम श्योर कि बड़ी तादाद लाहौरियों की ऐसी होगी जो कि लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे, जी खान साहब का जलसा आया, आओ एंजॉय करें। तो ये भी होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वी केम अक्रॉस यस्टरडे। अब किसी की शादी का फोटोशूट हो रहा हो और उसमें कोई डिस्टर्ब कर दे आपको आगे तो बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है, लेकिन अगर डिस्टर्बेंस करे टॉम हैंक्स जैसा हॉलीवुड का बिगेस्ट मेगा स्टार तो बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि बहुत ही अच्छा लगता है, यादगार हो जाएगी पूरे खानदान के लिए। और आप देखें दूल्हा दुल्हन का क्या हाल हो रहा है, खुशी से निहाल हो रहे हैं। ये दूल्हा दुल्हन अपना फोटो शूट कराने गए पार्क पे और अक्सर अमेरिका में जो वहाँ फोटो शूट जो होता है वो एक नेचुरल सराउंडिंग में कराते हैं। टॉम हैंक्स की बेटी का कोइंसिडेंटली नाम भी
एलिजाबेथ है और उनको बड़ा अच्छा लगा इस जोड़े से मिलके, जॉगिंग करते हैं वो आए, तस्वीरें खींची और चले गए। कमाल, सेल्फी भी जनाब हो गई है, इतना जबरदस्त। ये वो सेल्फी रही, खुशी आप देखें दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर कितनी। और उसामा अगर आप देखें तो वो मतलब आराम से वो पीछे से भागते हैं, उनके कपड़े देखें, आपको पता चल रहा है कि ही वाज जस्ट जॉगिंग। और उन्होंने खुद आकर अपना तारुफ करवाया कि मैं टॉम हैंक्स हूँ। मतलब आप देखें कि क्या लोग होते हैं, कितने हम्बल होते हैं, और उनको अंदाजा है कि बेशक मैं टॉम हैंक्स हूँ लेकिन जिसकी शादी हो रही है उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। हालांकि इतने लेवल पर जाकर अगर आप हम्बल नहीं होते ना तो फिर आप उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। आपको बहुत ज्यादा क्या कमाल के ये एक्टर हैं, मतलब उसके बारे में तो कोई शक ही नहीं है, कितने इनको ऑस्कर्स मिल चुके हैं। अब इनकी शादी तो ऐसी यादगार होगी कि वो मेरा ख्याल है घर में इन्होंने शायद हर कमरे में ये लगाएंगे ये फोटो, और जो भी आएगा उसको दिखाएंगे टॉम हैंक्स हमारी शादी। तो इसी से अंदाजा लगा लें कि इनकी शादी की तस्वीरें हम इधर पाकिस्तान में बैठे हुए इनकी तस्वीरें देख रहे हैं, तो नेचुरली इनकी शादी तो बड़ी मकबूल होगी एटलीस्ट इनके फ्रेंड्स में। रियली नाइस। अच्छा, ये जो बाहर आउटडोर इन लोगों के फोटो शूट्स होते हैं ये भी बड़े वेस्ट में मशहूर हैं कि वो इनसाइड बहुत कम करते हैं, नेचुरल सराउंडिंग। वहाँ भी उनकी शादी में गाना वगैरह होता है लेकिन डिफरेंट। बिल्कुल उनके गाने होते हैं, मतलब इस तरह टप्पे और ढोलकियां नहीं बज रही होती लेकिन उनके अपने बैंड्स होते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो अब गाना हम दिखाने लगे हैं जो जापानी सिंगर ने गाया है और बस तहलका मचा हुआ है, क्या ये गाना किसी की शादी पर चल भाई वाह। आइंदा अगर किसी ने हमारे आई टू आई या एंजल को तंग किया ना, मतलब इस तरह देखें चीजें मशहूर हो रही हैं दुनिया में और हम तनकीद करते हैं अपने आई टू आई पे। जिस वक्त मुझे इस तरह के शौक थे ना तब इतना मीडिया था ही नहीं एक्टिव, मतलब मैं भी जिस तरह की हरकतें करता होता था, मेरी भी कहीं वीडियो उस वक्त चालू थी। आप लाइव टीवी पे बैठे हुए हैं, प्लीज हमें दिखाएं अपना टैलेंट। अब शायद वो हरकतें नहीं कर सकता ना बट आप करके दिखाएं, आपको कौन रोक रहा है। नहीं अब नहीं हो सकती, इसलिए ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद और बातें होगी। ओके। बहुत अहम खबर हमारे पास आई है। आपको पता है कि हर कोई जिसके पास थोड़े पैसे आते हैं वो ये सोचता है कि अच्छा कुछ छोटा सा प्लॉट कोई जगह मैं ले लूं, कल को काम आएगी, ये बेच दूंगा क्या। अब इस बारे में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको बताते हैं और उसके बाद हम हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जमीन और जायदाद की कीमतों में कमी आ रही है, रियल एस्टेट पर नए टैक्स के असरात पूरी तरह नजर आ रहे हैं। मुल्क में बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज के दाम तेजी से गिर रहे हैं और साथ ही साथ रियल एस्टेट मार्केट की सूरत हाल के हवाले से सरमाकारों के खदशात में भी इजाफा हो रहा है। FBI ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 68 में तरमीम करते हुए करार दिया है कि आइंदा जायदाद की कीमत का तयन DC रेट की बजाय मार्केट रेट पर होगा। इससे न सिर्फ काला धन सफेद होगा बल्कि खरबों रुपए की टैक्स चोरी भी रुक जाएगी, जबकि कौमी खजाने और आम शहरियों पर इस निजाम के मुस्बत असरात होंगे। कानून की रूह से जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स के विदहोल्डिंग पीरियड को 2 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। जायदाद पर कैपिटल गेन टैक्स 1 से 2 साल तक 7.5%, जबकि 2 से 3 साल पर 5% लागू होगा। इस ऐलान के 2 माह बाद मुतवक्किल नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। जुलाई और अगस्त के महीनों में रियल एस्टेट की कीमतें तेजी के साथ नीचे आई, इसके साथ साथ सरमाकारों की बेचैनी में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान के जो मेजर 18 सिटीज़ हैं उनमें जो DC वैल्यूएशन की जो टेबल्स हैं उसके अगेंस्ट फेयर मार्केट जो वैल्यूएशन की जो वर्किंग है वो ये बुध तक बना के लेके आएंगे। FBR इस दौरानिए में FBR भी अपनी प्रोफेशनल एक्सरसाइज करेगा। प्रॉपर्टी माहिरीन के नजदीक सरमाकार खा लोकल हो या बैरून मुल्क मुकीम टैक्स देने के लिए तजब्जुब का शिकार नहीं, अलबत्ता सरमाकारी के लिए पैसे के जराए दरियाफ्त करने पर वो परेशान जरूर हैं। इस सूरत हाल में जुलाई के महीने से प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की शरह में नुमाया कमी देखने में आई। खास तौर पर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज में ट्रांजैक्शंस की तादाद 70% घट गई। बाज़ इत्ताद के मुताबिक रवां साल के निस्फ अरसे में पाकिस्तानियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 अरब दिरहम यानी 85 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। तो ये फिर क्या है? तो ये तो कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो रहा कि इस तरह के लोग पैसा बाहर जा रहे हैं? अशरफ खान हमारे नुमाइंदे यही है ना, हमें बताएंगे कि ये नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। पहले तो ये बताएं कि ये वक्त
सही है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? मतलब अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस अगर थोड़ी सी भी नीचे जाए तो लोग तो यही समझते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, जैसे कि आप लोग भी पूछ रहे हैं। मार्केट में भी लोग इसलिए क्योंकि नए जो फॉरेन इन्वेस्टर भी आते हैं या जो क्या कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी परेशान है कि हम क्या करें, कब पैसा लगाएं। क्योंकि अगर हम डिफेंस की बात करें, कराची में हम आते हैं तो तकरीबन 5 साल में यहाँ पे 230% इजाफा हुआ था। यानी कि जो 500 गज का प्लॉट था वो 6 से 7 करोड़ रुपए उसकी कीमत हो गई थी। जब से 3 महीने से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन यानी जायदाद की कीमतों का तयन हुआ है, वो गिर के 5-4.5 करोड़ इसके करीब आ गई है। तकरीबन देखें तो 40% डिक्रीज हुआ है। अभी कराची की बात करें, यहाँ पे जो वैल्यूएशन की है, तो सबसे बड़ी समझने की चीज ये है, जो हमारा खरीदार है बायर, तो यहाँ पे जो टैक्सेस कौन से लगे हैं, जैसे कि बायर पे कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा है, स्टैम्प ड्यूटी लगी है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, एडवांस टैक्सेस देने होते हैं। ये किसको देने होते हैं? जो सूबाई गवर्नमेंट को। इसके साथ जो है जो सेलर है उसको भी टैक्सेस अब लगा दिए गए, जो फेडरल गवर्नमेंट ने नई वैल्यूएशन की है, जिसमें एडवांस टैक्सेस हैं, कैपिटल गेन टैक्स है, टाउन टैक्सेस। अब ये दोनों, पहले ये होता था जो सरमायाकार आता था, इन्वेस्टर का नाम लेके प्रॉपर्टी की कीमतें मतलब फाइल घुमाई जाती थी, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ी थी। मगर ये माहिरीन ये कहना था कि इस तरीके से नहीं होती हैं प्रॉपर्टी की कीमतें। सिर्फ कराची में अगर हम देखें तो 230% का इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हम लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद में बात करें, वहाँ 100-110% इजाफा है। लेकिन कराची बहुत मतलब ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि जो यहाँ आप झूठ बोलते थे। एक तो डीसी रेट होता था कि ये जी 100 प्लॉट है, लेकिन असल में वो 300 रुपए का होता था। या चले 10 लाख का है तो 30 लाख का असल उसकी कीमत होती थी। आप टैक्स 10 लाख पे दे रहे थे, अब आपको 30 लाख पे टैक्स देना होगा। जो यहाँ पे अब जो नई वैल्यूएशन आई है, जो माहिरीन ने एफबीआर को दोबारा से दिया, गवर्नमेंट ने फोकस ये किया था कि नई वैल्यूएशन के बाद हमें ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन सूरत हाल उल्टी हो गई है, क्योंकि लोग ले ही नहीं रहे और दूसरा वो रजिस्टर नहीं होना चाहते। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, DHA फेज 8 का प्लॉट है 500 गज का। पुरानी जो डीसी वैल्यू थी पर स्क्वायर यार्ड्स वो 1990 रुपए थी सिर्फ, जो कि जी 1990 रुपए। ये कहाँ मिलता है भाई? और अगर हम नया जो डीसी रेट है जो 20% इजाफा हुआ था, उससे अगर हम टोटल 500 गज की वैल्यूएशन निकालें तो 9,95,000 से बढ़ के 11,94,000 रुपए में आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन इसके साथ एफबीआर की नई वैल्यूएशन आई है, जो अमेंडमेंट हुई, कानून नया आया, पास हुआ, उसके बाद जो एफबीआर की वैल्यूएशन होगी, वही एफबीआर ने जो किया है 500 गज के प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की है। 1 करोड़ पे उसको 3% जो टैक्सेस देने होंगे एफबीआर को, लेकिन जो सूबाई गवर्नमेंट लेगी वो 11,94,000 यानी तकरीबन 12 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन पर उसको 3 या 4% टैक्स देना होगा। तो गवर्नमेंट्स को तो जाहिर है फिर इस पर खुश होना चाहिए कि भाई बड़े पैसे आएंगे, लेकिन लोग परेशान है। आप कह रहे हैं आप क्या मामला अदालत में जा रहा है? जी, जो बात कर रहे हैं कराची चैम्बर हो गया, फेडरेशन हाउस हो गया, उनका ये कहना है इसको वापस लें कि बहुत बड़े इश्यूज खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर काम देखें हम तो जो महीने की जो काम होता था तकरीबन अगर लेने 1000 रजिस्ट्रेशन अगर होती थी तो अब वो 300 भी नहीं हो रही, यानी कि 30 to 20% पर काम। लेकिन हो सकता है कि वक्ती हो। अशरफ खान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगता है कि अब मामला अदालत जाएगा तो फिर अब अदालत ने इसका फैसला करना है कि अदालत क्या कहती है इस पर, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये है कि बिल्कुल प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है। मैं और हुमा भी यही पूछ रहे थे अशरफ खान साहब से। तो बात तो वही रहेगी ना उसामा कि हमारा तो फिर टाइम नहीं आया अभी कि हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अशरफ खान से बात करने की हमारा मतलब यही कोशिश थी कि कुछ हमारा चांस बने, हम देखें कि क्या हो रहा है, लेकिन डजंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क आउट। लेकिन लगता है किसी और का भी चांस नहीं बनने वाला। हम अमेरिकन इलेक्शंस की बात करते हैं, रोज ही हम आपको अपडेट दे रहे होते हैं। आपको पता है टाइम बिल्कुल आ गया, अक्टूबर में उनके इलेक्शंस हैं। तो जी डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में इलेक्शंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर लें। डोनाल्ड ट्रंप को पहले सदारती मुबाहिसे में हिलरी क्लिंटन से शिकस्त हुई है, ये अब कंफर्म हो चुका है। अब तक सामने आने वाले सब पोल जो है वो यही बता रहे हैं। और हिलरी के फैंस ने तो इस डिबेट की कुछ ऐसी मंजरकशी भी की है जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। There you go. You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. I don't know what I said. Puny god. ये पहले मुआवजे के बाद ये हाल हुआ है। नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर आप देखें पूरी एवेंजर थीम उन्होंने, आपको पता है वहाँ हर चीज मोड़ देते हैं। हल्क में उन्होंने हिलरी क्लिंटन को की शक्ल दिखा दी है बिकॉज दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। और उन्होंने कहा कि डिबेट कुछ इसी तरह गई थी कि
She just thrashed him around. वैसे 28 मरतबा आप मुझे बता रही थी कि उसने टोका था ट्रंप ने। बिल्कुल 28 टाइम्स उन्होंने टोका था ट्रंप ने हिलरी को बोलते बोलते, और उन्होंने सिर्फ एक दफा। तो आप देखें जरा, मतलब डिफरेंस देखें। आई गेस जो पते की बात ना कर रहा हो और जिसको पता हो कि अगला बंदा सही कर रहा है, उसको किस तरह रोकेंगे? टोक टोक के ही रोकेंगे। हैरानी होती है ट्रंप कैसे बन गए, अभी तक बहुत से लोग हैरान हैं। और इलेक्शन कैसे लड़ेंगे अगर उनका एटीट्यूड यही रहा, उनकी सोच और उनका अंदाज यही रहा। तो और आजकल तो बहुत ज्यादा अगर इंटरनेट पे देखें, उनके पुराने जितने भी ऑब्वियसली वो इतने अरसे से हैं, तो उनके क्लिप्स भी निकाले जा रहे हैं सारे वीडियोस के, उनके इंटरव्यूज के, और अब वो उनकी पॉलिसीज के साथ रखे जा रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ भी मैच नहीं करता कि वो क्या सोचते आए हैं, किस तरह उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है। अब वो प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, लेकिन कोई उनकी पॉलिसीज मैच नहीं करती, उनके वर्ड्स मैच नहीं करते। और जो पाकिस्तान के हुक्मरान है ना, उनके खर्चे पाकिस्तानी रियासत से मैच नहीं करते। बिल्कुल नहीं। जो हमारे यहाँ अवाम का हाल है, ट्रंप तो खैर बहुत अमीर आदमी है, वो जो मर्जी करते रहे, लेकिन हमारे हुक्मरानों को क्या इस तरह करना चाहिए? वज़ीर आज़म स्टाफ रखने में ओबामा और मोदी से बाजी ले गए। गरीब आवाम की जेब पर भारी बोझ किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अमेरिका के सदर बराक ओबामा का ऑफिस यानी व्हाइट हाउस चलता है 472 रुकनी स्टाफ के जरिए। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा, 472 लोग। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 6 गुना बड़े मुल्क भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना दफ्तर चलाते हैं 403 मुलाजमीन की मदद से। ठीक है जी। इन दोनों से छोटे हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने पीएम हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए कितने लोग रखे हैं? 730 मुलाजमीन की फौज जमा कर रखी है। आप अंदाजा लगाएं ना, अमेरिकी सदर के पास इतने लोग हैं, अमीर मुल्कों में उसका शुमार होता है, सुपर पावर है दुनिया की, उसके पास भी इतने नहीं है, 450 के करीब हैं। 403 नरेंद्र मोदी के पास हैं, कितना बड़ा मुल्क उनका है। और पाकिस्तान में 700 से भी ज्यादा है हमारे वज़ीर आज़म के पास। कमाल है जी। ये बताया गया है वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से पार्लियामेंट को। वज़ीर आज़म हाउस के 2 बुनियादी शोबाजात हैं, पीएम ऑफिस पब्लिक और पीएम ऑफिस इंटरनल। पब्लिक ऑफिस में कुल 242 मुलाजमीन काम करते हैं, जबकि अंदरूनी मामला देखने वाले इंटरनल ऑफिस के लिए 488 मुलाजमीन की फौज मौजूद है। इन दोनों शोबाजात के लिए अलग अलग बजट मुख्तस हैं जो आजादाना तौर पर संभाले जाते हैं। 2013 में इंतखाबात जीतने के बाद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि वो अपने स्टाफ में नुमाया कमी लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। क्या इतना ही ये जरूरी है? इस पर मेरे ख्याल है बात और हो जाए। बिल्कुल मजीद बात बनती है, बिकॉज वरना आपस में बात करते रहे तो हमें असलियत नहीं पता चलेगी कि वहाँ हो क्या रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद वहीद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अरशद, वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद जो स्टाफ है, उसके हवाले से कौमी असम्बली को क्या तफसीलात पेश की गई हैं? वज़ारत ख़ारजा की तरफ जो तफसीलात फ्राहम की गई हैं वज़ीर इंचार्ज की तरफ से वज़ीर आज़म ऑफिस के, उसके मुताबिक जो पब्लिक ऑफिस है उसमें इस वक्त तक 242 अफराद जो हैं वो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जबकि जो इंटरनल विंग है उसमें 488 लोग जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे। जरूरत क्या है इतने 700 से ज्यादा लोगों की? अगर अमेरिका इससे कम चल रहा है, हमें इससे ज्यादा की जरूरत क्यों है? जी, इसमें जो मुख्तसर जवाब दिया गया है उसमें ये तफसीलात तो बयान नहीं की गई कि ये स्टाफ जो है वो क्या खिदमत सर अंजाम देता है, लेकिन अगर हम जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में इसी तरह ऐवान सदर में 2 चुके विंग्स होते हैं, एक पब्लिक विंग होता है और एक जो है वो जैसे मैंने बयान किया कि वो इंटरनल विंग है। तो जो इंटरनल विंग है जो जिसके सरबराह इंतजामी तौर पे वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, और वो जो मुलाजमीन हैं उनका ज़्यादातर जो बराह रास्त वो वज़ीर आज़म के साथ अटैच होते हैं, और उनकी सिक्योरिटी से लेके और उनके जो इवन बैरूनी दौरे हैं और जो तमाम वज़ीर आज़म की मसरूफियात हैं उनका बराह रास्त तल्लुक जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस के क्या जा रहा है? मतलब इन सारे स्टाफ में से कितने परमानेंट स्टाफ हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? मुश्किल और कॉन्ट्रैक्ट मीन या उनका जो ब्रेकअप है वो इस जो मुख्तसर जवाब में बिल्कुल उसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक ये जो मुलाजमीन हैं इनमें ज़्यादातर जो मुलाजमीन हैं उनको माजी में अगर देखा जाए तो वो कॉन्टैक्ट पे यहाँ आते रहे हैं और ख़ास तौर पर डेपुटेशन पे ज़्यादा मुलाजमीन जो हैं वो तैनात हैं। आखिर में ये बताएं कि ये स्टाफ भर्ती कब हुआ था? सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म, जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे उनका ओहदा चेंज करके सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म किया गया।
तो उनसे लेके और उनकी जो कोर टीम है, जो वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो सब वो हैं जो वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम के तौर पर उनको लेके आए हैं और मौजूदा हुकूमत के दौर में ही वहाँ पे आए हैं। ताहम इस हवाले से जो एडिशनल सेक्रेटरीज पहले तैनात थे उनको कम किया गया, सिर्फ अब एक एडिशनल सेक्रेटरी से काम चलाया जा रहा है और इस तरह जॉइंट सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज की भी तादाद कम की गई है। लेकिन मौजूदा दौर में जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भर्तियाँ जिस तरह माजी में होती रही हैं, ये बिल्कुल एक बात वाज़ेह है कि इस दौर में उस तरह भर्तियाँ नहीं की गई, बल्कि जो स्टाफ है उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे वो छोटे दर्जे के, उनको फारिग किया गया। जो बहुत बहुत शुक्रिया अरशद चौधरी आपका। भर्तियां जब भी की गई हों अपनी जगह, लेकिन इसमें कमी तो आनी चाहिए, खर्चे में कमी आनी चाहिए। इतने बड़े बड़े घर, आप देखिए अमीर मुल्क किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आप बरतानिया की मिसाल लेते हैं, जस्टिन ट्रूडो की बात करते हैं, कनाडा की, जो दुनिया के बड़े खुशहाल मुल्क हैं, वहां आप देखें हुक्मरान किस तरह जिंदगी गुजारते हैं और हमारे यहाँ किस तरह जिंदगी गुजारे होते हैं। मेरे ख्याल और इसीलिए जब बाहर के मुल्कों के जो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, यूएन से कोई आ जाए और उनके साथ हम उनकी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनको कहते हैं हमारी मदद करो, फिर ऐसे घरों में उन्हें ठहराते हैं और इस किस्म के स्टाफ और इस किस्म के खाने, मतलब इट लीड्स वन थिंग लीड्स टू अनदर। हमारे पास तो वो इंप्रेशन सही नहीं है। आप कैसे किसी से मांग सकते हैं जब आप अपना घर ऐसा दिखा रहे हो? इट डजंट मैच। प्लीज टेक अ ब्रेक। एक बात जिस तरह हमने आपसे शुरू में कहा था कि हम करेंगे, भारत में जिस तरह से बकायदा टारगेट किया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है पाकिस्तानी फनकारों को कि वो यहाँ ना रहें, पाकिस्तान वापस चले जाएं, कितनी अफसोस की बात है, किस कदर दुख की बात है। जहर उगला जा रहा है और उसके बाद फिर पाकिस्तानियों के लिए भी इससे नफरत का इजहार होता है। भारतीय इंतहा पसंदी की बात हम कर रहे हैं, जिसके निशाने पर एक बार फिर पाकिस्तानी फनकार हैं। नई दिल्ली में गुलकार आतिफ असलम का 15 अक्टूबर को होने वाला कॉन्सर्ट मनसूख कर दिया गया है। इससे पहले हुक्मरान जमात बीजेपी की इत्तेहादी इंतहा पसंद तंजीम महाराष्ट्र नवनिर्माण या MNS ने पाकिस्तानी फनकारों को भारत छोड़ देने का कहा था, वरना सब शूटिंग रोक दी जाने की धमकी भी दी गई थी वहां। और पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान और माहिरा खान की फिल्में रिलीज के करीब हैं। अली जफर, इमरान अब्बास और सबा कमर ये फिल्में बन रही हैं। राहत फतेह अली खान और शफकत अमानत अली भारतीय फिल्मों की मौसीकी के लिए काम कर रहे हैं। इन सब फनकारों को ये धमकी मिली है और अफसोस की बात यह है कि कई भारतीय फनकार इस इश्ताल अंगेजी के हक में भी हैं। परेशान है जो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों के बारे में बात करना। अभिजीत बड़े मकबूल सिंगर हैं इंडिया के। हाँ, लेकिन इतने वो मकबूल नहीं है जितने हमारे फवाद खान हैं। हाँ, तो लिहाजा थोड़ा सा कंपैरिजन रख के मेरा ख्याल है कि आतिफ असलम, राहत फतेह अली, मतलब ये नाम जरा देखें और अभिजीत आप अपना नाम देखें, कहाँ ये लोग। आप सही करें, ये भी वजह है कि जब आपसे कोई अच्छा हो जाए और आप उससे हसद कर रहे हो तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं कि मैं तो नाम भी सुन सकता, मैं इनकी तस्वीरें नहीं देख सकता, मतलब इस किस्म की बातें। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इन हालात में भी कई ऐसे भारतीय फनकार हैं जो पाकिस्तानी फनकारों की हिमायत भी कर रहे हैं। जैसे कि शाहरुख खान का कहना है कि पाकिस्तान फनकारों के साथ ये सलूक ठीक नहीं। सलमान खान ने तो इंतहा पसंद रहनुमा राज ठाकरे को फोन कर डाला और कहा कि पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्में रिलीज करने दी जाए। और हिदायतकार करण जौहर कहते हैं कि भारतीय फिल्मों से पाकिस्तानी अदाकारों को निकालने से दहशतगर्दी खत्म करने में मदद नहीं मिल सकती। भारत की मारूफ एंकर बरका दत्त का भी कहना है कि वो पाकिस्तानी अदाकारों को भारतीय फिल्मों से निकालने की मुखालिफ है। Demand of a cultural boycott. I personally think it's, and I've said this on Twitter, it's ridiculous because I think that instead of targeting the institutions that actually foment terror, you're targeting soft targets, people who don't have anything to do with it. But you are now being asked to edit out the Pakistani bits in your movie, the Pakistani actors in your movie. How are you going to deal with this? Firstly, I have to say that if this was truly a solution, then one would take it. But this is not a solution. There are larger forces. What is the solution to stop this, to stop this level of terror? So you're saying asking a Fawad Khan to pack up and go home is not going to solve terror? I don't think that's a solution. I really don't believe it's a solution. I believe there are larger forces that have to kind of come together to sort situations out, and this cannot be banning talent or art or the arts. It's not, according to me, a solution. But I feel vulnerable, scared while even saying this. तो दोनों सोचें वहां पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि जीत किस सोच की होती है भारत में। लेकिन एक अजीब बात यह है कि जो पाकिस्तानी वहां जाएंगे, जिस आतिफ असलम का कॉन्सर्ट तो मनसूख भी हो गया, तो उनके लिए खौफ की फजा तो होगी और उनसे सवाल भी इस तरह का कई दफा पूछे जाते हैं। मैंने खुद यूट्यूब पर आतिफ असलम से अजीब सवाल कर रहे हैं और किस तरह, तो क्या कर रहे हैं आप? अपनी सियासत को चमकाने के लिए नफरत बेची जा रही है वहां पर।
कॉन्डेसेंडिंग बात करते हैं। अच्छा, हमने बात तो करनी थी बहुत से लोगों पे, इस पे हमने आपको शुरू में बताया भी था कि हमारे साथ जावेद शेख भी होंगे, ज़ेबा बख्तियार भी होंगी, हमने उनसे बात करनी है, लेकिन लगता है कि वो मसरूफियत उनकी ऐसी है कि लेकिन अब ये जो इंतहा पसंद है ना भारत के, जब इस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी को नहीं आना चाहिए, तो जरा कश्मीर के बारे में कुछ बात कर लेकिन जो वहाँ पर इतने ज्यादा लोग कत्ल हो रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है मुसलमानों को, तो उस बारे में जरा आप बताएं ना कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। और फिर मुसलमानों से इस तरह का रवैया वहां पर रखा जाता है। अभी भारत में जिस तरह आपको पता है कि अब तो दबाया जा रहा है इस मामले को, गाय के गोश्त पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये सब बातें सामने आ रही हैं। और जिस तरह हमने बात भी की थी शुरू में, और अब हमें ये भी बताना पड़ रहा है आपको कि एक बड़ी खबर हमारे पास ये है कि शहादतें हुई हैं बिम्बर में। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग यहां पर हुई है। पहले सुबह हुई थी 3 बजे से 6 बजे तक इस तरह किया गया था, और अब दोबारा फायरिंग हुई है भिम्बर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग। भारत ने फिर वहां पर फायरिंग शुरू कर दी है। 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी से, 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। हमने जिस आपको सुबह बताया था उसके बारे में अब हमें इत्तलात मिल रही हैं कि जो फायरिंग की गई थी उसमें 2 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। तो भारत की मुसलसल कोशिश है इश्तियाल की और हालात को खराब करने की, इंतहा पसंदी की भारत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। जंगी जुनून भारत का नजर आ रहा है, और रात को 2:30 बजे फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और जो 6 बजे तक जारी रहा था। पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया था सुबह 8 बजे तक, मैं माफी चाहता हूं, सुबह 8 बजे तक ये जारी रहा सिलसिला फायरिंग का। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से भी इसका भरपूर जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं उस वक्त के हैं जब फायरिंग की गई थी भारत की जानिब से बिला इश्तियाल, और पाकिस्तान की तरफ से फिर इसका भरपूर जवाब दिया गया, लेकिन भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी की वजह से 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ये अपने वतन की हिफाजत के लिए, आपकी हमारी हिफाजत करते हुए ये फौजी जवान शहीद हुए हैं, लेकिन पीछे नहीं हटे, डरे नहीं, खौफजदा नहीं हुए, अपनी जानों का नजराना इन्होंने पेश किया है पाकिस्तान के लिए। और ऐसे ही लोगों को हम याद करते रहते हैं, और क्या इनको हम खराज अकीदत पेश करें, इनके लिए, इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करना चाहिए। बताती हूँ कि हम क्या खराज अकीदत पेश करें, क्योंकि हम सुबह से हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं नसीम बेगम को, तो उनका एक गाना है राहे हक के शहीदों, वो मेरा ख्याल है कि इस मोमेंट पे तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक मूवी का गाना है, ये आप सुनिए। वतन फिल्म का ये गाना है, और बस यहाँ पर मेरा ख्याल है हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर आप बिल्कुल, और ट्वीट करें हमें, फेसबुक पे हमें लिखें और अपने जज्बात इजहार करें, क्यों नहीं, बाकी सारे करते हैं तो हम आपस में क्यों ना बात करें। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।